देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे तीन बड़ी खबरों के बारे में। जहां पहली खबर जहां हरियाणा से फरीदाबाद में एक बार फिर निर्भया कांड जैसी घटना सामने आई है। यहां आधी रात को दो दरिंदों ने लिफ्ट देने के बहाने एक महिला के साथ कार में सामूहिक दुष्कर्म किया है। इस बारे में विस्तृत आगे जानकारी हम आपको देंगे। दूसरी खबर पर हमारी नजर रहेगी जहां बात करेंगे बांग्लादेश की, क्योंकि जहां हिंदुओं की हत्या लगातार हो रही है तो बांग्लादेश के ग्रामीण अर्धसैनिक बल के सदस्य बृजेंद्र बिस्वास की हत्या उसी मयनमन सिंह जिले में हुई है जहां दीपू चंद्र दास को पीट पीट कर मार दिया गया था। तो वहीं इसके बारे में भी आगे आपको जानकारी देंगे। तीसरी खबर पर हमारी नजर रहेगी जहां कायर असीम मुनीर की पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में बंद है। इमरान खान की बहनें अडियाला जेल के बाहर धरना दे रही हैं और इसी बीच पुलिस ने खान की बहन अलीमा को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर भी आगे आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं विस्तार से, जहां हरियाणा के फरीदाबाद में महिला के साथ कार में गैंगरेप किया गया। दो युवक महिला को करीब 3 घंटे तक शहर की सड़कों पर लेकर घूमते रहे। इसके बाद उसे चलती गाड़ी से फेंक दिया गया और भाग गए। इसमें महिला के चेहरे और सिर पर चोट लगी है। महिला की बहन को वो सड़क पर पड़ी मिली है। उसने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया और मामले की पुलिस को सूचना दी। बहन का कहना है कि युवकों ने लिफ्ट देने के बहाने महिला को गाड़ी में बिठाया था। इसके बाद उसके साथ गाड़ी में गैंगरेप किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला को उसके बताए रास्ते पर ले जाने के बजाय करीब 2 घंटे तक फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर कार घुमाते रहे। इस दौरान दोनों ने चलती कार में उसके साथ दरिंदगी की और इस दौरान महिला ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो आरोपियों के चंगुल से निकल नहीं सकी। हैवानियत की हद तो तब पार हो गई जब आरोपियों ने एक होटल के पास महिला को चलती कार से बाहर फेंक दिया और फरार हो गए। इस दौरान महिला को चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। और अब बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा घटना फिर से उसी जिले में हुई है जहां पर दीपू चंद्र दास की हत्या की गई थी। बांग्लादेश के ग्रामीण अर्धसैनिक बल के सदस्य बृजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गोली मारने का आरोप अंसार के ही साथी नेमान मियां पर है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बता दें इसी जिले में कुछ दिन पहले, क्योंकि दीपू चंद्र दास की भी हत्या की गई थी बड़ी ही निर्ममता के साथ। ऐसे में जानकारी के मुताबिक 40 साल के बृजेंद्र के साथ ये वारदात फैक्ट्री में हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर तैनात थे। ये दोनों फैक्ट्री के अंदर ही अंसार बैरक में रह रहे थे। बातचीत के दौरान नोमान मियां के कथित तौर पर मजाक में या हल्के फुल्के अंदाज में विश्वास पर सरकारी शॉटगन तान दी गई। कुछ ही देर बाद हथियार से गोली चल गई और गोली विश्वास की बाईं जांघ में लगी। विश्वास को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो देखिए लगातार ये चिंताजनक स्थिति है कि आखिर बांग्लादेश में हो क्या रहा है। इस पर विश्लेषण जानते हैं विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं रवि अरोड़ा जी। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका। बांग्लादेश की जो स्थिति है इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं को सताया जा रहा है। कभी मजाक में गोली चल जाती है और कभी जानबूझकर मारा जाता है, निर्ममता के साथ हत्या की जाती है। आखिर ये सब क्या? जी, मुझे लगता है बांग्लादेश की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे कट्टरपंथी इस्लामिक जो जमात है वो पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। और खासकर तख्ता पलट के बाद वहाँ पे हिंदुओं की निर्मम हत्या, और अब क्योंकि वहाँ पे जिस प्रकार से तारिक रहमान वापस आ चुके हैं और अब जो नई सरकार, उम्मीद यही जताई जा रही है कि बीएनपी वहाँ पे सरकार बना लेगी, तो ऐसे में वो पूरी तरह से बांग्लादेश कट्टरपंथ की राह पर है और वहाँ पे कहीं ना कहीं एक शरिया लागू करने की जो बातें सामने आ रही हैं। अगर सरकार बनती है तो वहाँ पे कट्टरपंथी सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदुओं की हत्या का ये पहला मामला नहीं है। लगातार आए दिन वहाँ पे हत्याएं हो रही हैं। जो मामले सुर्खियों में आ रहे हैं उन पर हमें जो खबरें हम तक पहुंच रही है वो बहुत क्षण कर पहुंच रही है। सच्चाई है कि बांग्लादेश में निर्मम हत्याएं की जा रही है हिंदुओं की, और अल्पसंख्यकों को वहां पर
ना सिर्फ मारा जा रहा है बल्कि उनकी हत्या जिस जघन्य तरीके से की जा रही है पूरी दुनिया के लिए शर्मसार कर देने वाला मामला है। क्योंकि ना तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ना ही यूनाइटेड नेशन, ना ही अमेरिका, सबने चुप्पी साध रखी है। बेशक से यूनाइटेड नेशन ने मोहम्मद यूनुस को कहा था कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए, चुनाव की तैयारी है, लेकिन चुनावों में भी इस्लामिक कट्टरपंथ पूरी तरह से नजर आ रहा है। मतलब जो एक उम्मीद थी कि तारिक रहमान अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो शायद हालात पहले से ठीक हो जाएंगे, शायद हिंदुओं को बचाया जा सकेगा, लेकिन जवाबदेही तो बनेगी सरकार की। लेकिन सच्चाई यह है कि भरोसा अभी भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हत्याओं की खबरें आ रही है, मैं समझता हूँ ये चौंकाने वाला तथ्य है। भारत अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ऐसा नहीं है भारत इस पर चिंतित नहीं है या गंभीर नहीं है, भारत सरकार लगातार इस पर वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन जल्द से जल्द भारत के अंदर भी अब मांग उठ रही है, खासकर भारत के हिंदू भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश के हिंदू के साथ नजर आ रहा है। सड़कों पर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, लोग चाहते हैं कि भारत सरकार इस दिक्कत में कूदे और कहीं ना कहीं हिंदुओं को बचाया जाए। लेकिन यह हत्याएं कोई जानबूझकर की जा रही है, इसमें मजाक जैसी कोई चीज नहीं है। मतलब साफ है, तरीके अलग अलग हैं। किसी को जिंदा जला दिया जा रहा है, बच्चियों तक को जिंदा जलाने की खबरें आई थी, जिसमें से एक बच्ची की मौत हो गई थी। दीपू चंद दास की बात हुई थी, कई मामले सामने आ चुके, लेकिन ये वो सारे मामले हैं जो हम तक पहुंचे। लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो सामने भी नहीं आ रहे, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार से पूरा एक माहौल हिंदू विरोधी हो चुका है। तो ऐसे में स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं ये इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई विदेशी ताकतें भी है जो इसमें लगी हुई है, और कहीं ना कहीं इसको ये एक भारत को ऊपर दबाव डालने की बहुत सारी कोशिश है। लेकिन सच्चाई है कि भारत को उम्मीद है कि बीएनपी अगर सरकार सत्ता में आती है तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जरूर जताई जा सकती है, शायद हालात सुधरे। लेकिन क्योंकि जमात-ए इस्लामी क्योंकि वहां पे पूरी तरह से कट्टरपंथ की प्रकार की दिशा में है, तो अगर आने वाले टाइम में कोई ऐसा अलायंस होता है तो वहां पे बहुत मुश्किल होगा हिंदुओं के लिए। मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशन को संज्ञान लेना चाहिए, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ नोटिस देने से या उनको संज्ञान में लेने से मामला नहीं होगा, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर दुनिया में बिल्कुल, देखिए रवि जी, बांग्लादेश की स्थिति वाकई इस वक्त ऐसी है कि अगर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया तो शायद फिर बहुत देर हो चुकी होगी, और ऐसे में क्योंकि अंतरिम सरकार भी वहां पर कुछ ज्यादा नहीं कर पा रही है और यही समझा जा रहा है कि विफल है, बल्कि लाया इसीलिए गया था ताकि वहां पर जो लोकतंत्र है वो उसकी बहाली हो पाए। बिल्कुल सच्चाई है। मोहम्मद यूनुस सरकार, मैं समझता हूँ चुनाव भी होंगे तो कैसे हो पाएंगे वहां पे, क्योंकि जो 3 धड़े हैं वहां पर, अगर वो तीनों धड़ों में से अगर जिस प्रकार से लगातार माहौल बनता जा रहा है, जिस प्रकार से लगातार ये खबरें आ रही हैं, मुझे लगता है यह क्या ये चुनाव हो भी पाएंगे, इस पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। तो दूसरी बात, कहीं ना कहीं वहाँ के प्रशासन, वहाँ की पुलिस, वहाँ की सेना, वहाँ की अंतरिम सरकार, सबने पूरी तरह से हथियार डाल रखे हैं। यह सबसे शर्मसार कर देने वाला मामला है, क्योंकि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जब आज तक दुनिया तालिबान को कोसती थी, लेकिन तालिबान को भी समझ आ चुकी है कि अगर आगे बढ़ना है तो हमें समाज को, सोसाइटी को, देश को, दुनिया को आगे साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से कल्याण मचाया जा रहा है अल्पसंख्यकों के साथ, ये सुरक्षा की गारंटी मैं समझता हूँ अंतरिम सरकार की बनती है, उस पर पूरी जवाबदेही बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके हाथ से कहानी निकल चुकी है, और अब लोगों को उम्मीदें हैं, यहाँ तक कि बांग्लादेश के लोगों को भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि ये इसके अंदर जो कुछ कट्टरपंथी जमातें हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आम जनता कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन कहीं ना कहीं कट्टरपंथ जब घुसा दिया जाता है उनके दिमाग में, उनका ब्रेन के अंदर, तो कहीं ना कहीं हालात ऐसे बन जाते हैं कि दोस्त ही दोस्त का दुश्मन बन जाता है। तो ये वही हालात वहां बन चुके हैं, और मुझे लगता है इस पर संज्ञान सिर्फ यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा फर्ज बनता है। नहीं तो किसी प्रकार की आपने जो इतना जो कन्वेंशन करते हैं दुनिया भर के, तो मैं समझता हूँ कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आप इंसान को नहीं बचा सकते तो। ऐसे खासकर खतरे में है तो सभी देशों को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और मिलकर आगे आना चाहिए। बिल्कुल, और वाकई ये गंभीर मुद्दा बना भी हुआ है। ठीक है रवि अरोड़ा जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लौटती हूँ आपके पास। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां पाकिस्तान में सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान का कायर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर किस हद तक गिर सकता है, इसका सबूत उसने फिर दिया है। जहां इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल के बाहर धरना दे रही बहनों के खिलाफ आधी रात के बाद एक्शन हुआ। इमरान की बहन अलीमा खान को गिरफ्तार किया गया, और इतना ही नहीं, दिसंबर की इस ठिठुरने वाली ठंड में इमरान के समर्थकों पर
पानी की बौछार भी की गई। दरअसल इमरान के नाम से मुनीर इतना डरा हुआ है कि खान के समर्थकों को जेल के बाहर भी नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। गिरफ्तारी के दौरान इमरान की बहन अलीमा खान ने आसिम मुनीर पर जमकर हमला बोला है। अलीमा ने कहा कि मुनीर चाहे कितना जुल्म कर ले, जल्द ही इमरान के लिए लोग सड़कों पर उतरेंगे। तो हमारे साथ लगातार रवि अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। रवि जी, देखिए, एक तरफ बांग्लादेश की स्थिति पर हम लोगों ने चर्चा की, पाकिस्तान की भी स्थिति कुछ ऐसी तरीके से बनी हुई है, जहां इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री जेल के अंदर बंद हैं, उनकी बहनों पर जुल्म ढाया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, समर्थकों पर पानी की बौछार हो रही है। क्या हो रहा है सब समझ में क्लियर कट आ रहा है, लेकिन आखिर इतना कोई कैसे गिर सकता है? देखिए, समझने वाली इसमें पूरी कहानी जो निकल कर आती है, सबसे बड़ी बात है कि वहां पर तख्ता पलट, तो मैं समझता हूँ घोषित तख्ता पलट हो चुका है और पूरी तरह से सरकार जो है इस समय आसिम मुनीर के निशान हाथ में चल रही है। वहाँ की न्यायपालिका की बात करें, विधायिका की बात करें, वहाँ कानून व्यवस्था की बात करें, वहाँ की सरकार की बात करें, यहाँ तक कि खुद कभी भी आप समझिए अमेरिका जैसा देश प्रोटोकॉल तोड़कर सेना के प्रभु को, मतलब चीफ मार्शल को बुलाकर इस प्रकार से पार्टी देता है, तो समझने वाली बात है कि कहीं ना कहीं ये प्रोटोकॉल तोड़ा गया था। साफ है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बागडोर पूरी तरह से आसिम मुनीर के हाथ में है और आसिम मुनीर का सबसे बड़ा दुश्मन ही इमरान खान है, क्योंकि उसी ने ही कहीं ना कहीं आईएसआई कर आसिम मुनीर को चीफ बनाया था इमरान खान ने। उसके बाद अपनी वाइफ के कहने पर उसने जब उसने कहा कि उसकी कोर्ट रेप हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसने उसी के कहने पर यह विवाद बढ़ा और उसको वहां से पद से हटाया। अब कहीं ना कहीं आसिम मुनीर जैसे ही पावर में आया, उसने पहला बदला लेना और पीटीआई के पतन पे काम करना शुरू कर दिया। आज पीटीआई के पतन के लिए जिस प्रकार से उनके बड़े नेताओं पे 400 कार्यकर्ताओं पे मुकदमे दर्ज किए आतंकवाद विरोधी एक्ट के तहत, और दूसरी बात इमरान खान को और उनकी वाइफ को जिस प्रकार से मारने, क्योंकि मार अभी सकता नहीं क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें हैं, और कहीं ना कहीं अपने ही घर में इमरान खान घिरा हुआ है, क्योंकि वहां पे बलूच आर्मी कहीं ना कहीं उनको नाक में नकेल कर रखी है। कहीं दूसरी तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके रोज इनके यहाँ कहीं ना कतलेआम मचा रहे हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अपने ही घर में घिरा हुआ पाकिस्तान आज आसिम मुनीर पूरी तरह से इमरान खान को, उसकी पीटीआई पार्टी को अलग अलग तरीकों से तबाह करने में लगा हुआ है। अलीमा की गिरफ्तारी कोई बहुत बड़ी बात थी, इसकी उम्मीद उठाई जा रही थी कि अब वो सिर्फ उनकी बेगम को ही नहीं बल्कि बहनों पर भी पूरी तरह से, मुकदमे तो ऑलरेडी पहले दिए जा चुके हैं, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी के बाद यह तय हो चुका है कि पूरी तरह से वो इनके पतन का काम की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच्चाई है कि पूरी दुनिया की नजरें, और जिस प्रकार से इमरान खान आज भी पाकिस्तान का एक बड़ा चेहरा है, लोगों को समझ आ रहा है, और अगर वो गलती से बाहर आ गया तो मैं समझता हूँ आसिम मुनीर का उल्टा वक्त हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि अभी जो हालात है उसमें बहुत मुश्किल है कि इमरान खान बाहर आ पाएंगे। इस मामले को लेकर भी यूनाइटेड नेशन संज्ञान दे चुका है, वो कह चुका है किसी भी प्रकार के मानवाधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पूर्व प्रधानमंत्री है और देश के क्रिकेट क्षेत्र में दुनिया में नाम रोशन करने वाले पाकिस्तान का इमरान खान है। ऐसे में उन पर इस प्रकार के अत्याचार संभव नहीं है और नहीं होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ सरकार पूरी तरह से कटघरे में है, और आसिम मुनीर जो पूरी सत्ता को अपने हाथ में लेके बैठे, उन्होंने न्यायपालिका की बात करे, चाहे वहां पे कानून व्यवस्था की पूरी तरह से कंट्रोल करके कहीं ना कहीं अपना बदला लेने में लगे हुए हैं। तो ये कानून व्यवस्था की तो हम वहां बात कर भी नहीं सकते, क्योंकि वहां पे जिस प्रकार से आतंकियों को पालने पोसने का काम पाकिस्तान सरकार शुरू से करती आ रही है, और इतनी बार सरकारें नहीं मिली, जिसे तख्ता पलट वहां हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ इस समय पे शहबाज शरीफ के हाथ से बागडोर निकल चुकी है, पूरी की पूरी बागडोर आसिम मुनीर ने अपने हाथों में ले रखी है, और जितने भी बड़े फैसले हैं पाकिस्तान को लेकर। रवि अरोड़ा जी, जिस तरीके से बहनें ये कह रही हैं कि बड़ी संख्या में समर्थक आएंगे इमरान खान के लिए, क्या ऐसा होगा आने वाले समय में? और क्या इमरान खान की, क्योंकि देखिए इतने बड़े बड़े जुल्म होते हैं पाकिस्तान में, तो लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में इमरान खान पर इतना जुल्म ढाया जा रहा है। देखिए, जो जैसे हम बात करें पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है इमरान खान के पीछे, खासकर खैबर पख्तूनख्वा की जब हम बात करते हैं, वहाँ पे जितने भी पश्तून कौम है, क्योंकि काफी पश्तून हो गए, ये बहुत वहाँ पे दयनीय स्थिति में है,
और खासकर जितना भी इनका बहुत बड़ा नेटवर्क जो है इसका इनकी पार्टी का पीटीआई का, वो सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में है। और भी बहुत सारे ऐसे, रावलपिंडी की हम बात करें, बहुत सारे एक ऐसे एरिया हैं जहां पर इनका बहुत, मैं समझता हूँ, रूल ऑफ इमरान खान कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ऐसा नहीं है कि इमरान खान कोई छोटी मोटी शख्सियत है, लेकिन सच्चाई है क्योंकि वहां पे दमन चक्र चलाया जा रहा है। आसिफ मुनीर के सामने कौन खड़ा हो पाएगा? और क्या है, इतनी भारी तादाद में आदमी अगर वहां पे सड़कों पे निकलते हैं तो उनका पतन नहीं होगा या उनका दमन नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां पे पूरी तरह से सेना ने कंट्रोल कर रखा है। तो ऐसे में वो खासकर आप ये समझिए, जितने भी इनके मेन कार्यकर्ता हैं उनको नजरबंद किया गया है या उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए अब पाकिस्तान में ये तस्वीर बदलती है या फिर इससे और ज्यादा वर्ष होती है, ये देखना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि अरोड़ा जी आपका। और इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां बुलंदशहर में एक सनसनीखेज लूटकांड का खुलासा हुआ है, जहां पुलिस ने मां बेटे समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इन पर अपनी ही बहन के आभूषण लूटने की साजिश रचने का आरोप है। जहांगीरबाद पुलिस और स्वाट टीम देहात ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम जुगसाना कला के पास से इन आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटे गए आभूषण, घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो कार और एक मोटरसाइकिल और 2 अवैध चाकू बरामद किए हैं। बरामद आभूषणों में एक गले की माला, कानों के 2 मोती, जड़े आभूषण और 3 चूड़ियां शामिल हैं। आरोपियों के खिलाफ थाना जहांगीराबाद में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि लूट की यह साजिश महिला आरोपी ने खुद ही रची थी। उसे अपनी बहन के कंगन और अन्य आभूषण पसंद आ गए थे और इन्हें हासिल करने के लिए उसने अपने बेटे हारिस उर्फ समीर के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई। थाना जहांगीराबाद पर शगुफ्ता वाइफ ऑफ शरीफ निवासी भजनपुरा दिल्ली के द्वारा एक तहरीर देकर अवगत कराया गया था कि दिनांक 27 दिसंबर को रात्रि लगभग 9 बजे जहांगीराबाद से बुलंदशहर जाते हुए रास्ते में कुछ अज्ञात युवकों के द्वारा उनसे उनके गहने छीन लिए गए थे। इस संबंध में तत्काल थाना जहांगीराबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण के लिए एसएसपी बुलंदशहर सर के द्वारा स्वैट टीम देहात एवं थाना जहांगीराबाद की एक संयुक्त टीम गठित की गई थी। इस घटना का अनावरण किया गया है और घटना में शामिल 4 अभियुक्तों शमसुद्दुआ एवं गोलूर सालिम निवासी कायस्तवाड़ा थाना जहांगीराबाद, हारिस निवासी दिल्ली एवं नन्नी वाइफ ऑफ अलीम निवासी दिल्ली को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से घटना में लूटी गई एक चेन, 2 सोने के कड़े बरामद हुए हैं। घटना में प्रयुक्त वाहन 4 पहिया वाहन स्कॉर्पियो गाड़ी और 2 पहिया वाहन बाइक बरामद हुई है। साथ ही 2 अवैध चाकू बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना जहांगीराबाद पर अग्रिम विधिक कार्रवाई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए आभूषण, जिसमें सोने की चूड़ियां, सोने के कंगन, गले की माला, साथ ही घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो कार, मोटरसाइकिल और 2 अवैध चाकू बरामद कर सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ मैं हामिद सैफी, HN। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए HN न्यूज के साथ।